नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आगरा से है, जहां शाही जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद जाहिद पर दिन दहाड़े हमला हो गया। कैसे हुआ हमला और क्या कुछ कार्रवाई की गई, बता रहे हमारे सहयोगी जीशान अहमद। आगरा की शाही जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद जाहिद के ऊपर 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद जाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको पुष्पांजलि हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। वहीं 3 दिन बाद उनके जो भाई है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि ये हमला हमारे ही कमेटी के कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। वहीं शहर के कुछ नामचीन चेहरों के नाम भी उन्होंने गिनाए हैं। कह सकते हैं ये हमले के पीछे इन लोगों की साजिश है। हालांकि ये हमला होने से पहले एक जाहिद कुरैशी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिस ऑडियो में हिंदूवादी नेता और हिंदू नेताओं की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि इस ऑडियो की अगर बात करें तो ऑडियो का भी जो मोहम्मद फैसल हैं सदर के भाई, उन्होंने इस ऑडियो का खंडन किया है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये ऑडियो एआई की मदद से बनाई गई है, ये हमारे भाई जाहिद कुरैशी की नहीं है। हालांकि पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। इस ऑडियो की अगर बात करें तो इस ऑडियो के आधार पर हिंदूवादी नेता की तहरीर पर मोहम्मद जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं अगर हम एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जो मोहम्मद जाहिद के भाई हैं फैसल, उन्होंने एक जामा मस्जिद के कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उस कर्मचारी की तहरीर के आधार पर भी आगरा पुलिस ने गंभीर धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनके ऊपर हमला हुआ मोहम्मद जाहिद के ऊपर, तो इन्होंने भी तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन जो मोहम्मद फैसल है, उनका साफ तौर से कहना है, पहले शहर में लगातार चर्चाएं देखी जा रही थी कि ये हिंदूवादी नेताओं ने हमला कराया है, लेकिन मोहम्मद फैसल ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदूवादी नेताओं ने इस हमले को अंजाम नहीं दिया, ये कुछ लोगों ने अंजाम दिया है, जिसका मोहम्मद फैसल ने प्रेस वार्ता के दौरान नाम सभी हमलावरों के बताए हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दबिश भी दी है, लेकिन जो आरोपी हैं फरार हैं। पुलिस अपने हिसाब से इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में लगी है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर अयोध्या से है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है काफी दिलचस्प बनाया जा रहा है। यहाँ पे सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव का रोड शो को लेकर के जो है अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना हिदायत नगर में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान अनुमति से अधिक जो है वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था। रायबरेली हाईवे के दोनों तरफ जाम लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया। पार्टी की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में बृहस्पतिवार को रोड शो करने के लिए आई थी और रोड शो के दौरान जो है उनका काफिला कुमारगंज से मिल्कीपुर पेट्रोल पंप तक की करीब 9 किलोमीटर तक की लंबा जाम लगा था। करीब शाम 4 बजे के करीब काफिला इनायत नगर थाना की सीमा क्षेत्र में प्रवेश हुआ था और काफिले में करीब जो है 150 2 पहिया वाहन और 150 4 पहिया वाहनों के साथ एसयूवी वाहन चल रहे थे। अवस्था में तैनात थाना इनायत नगर के उप निरीक्षक आलोक सिंह ने आरोप लगाया है कि काफिले में कुल जो है 85 वाहनों की अनुमति थी। इसमें 50 2 पहिया वाहन थे, 25 4 पहिया वाहन और छोटे वाहन थे। 10 एसयूवी के लिए आवेदन किया गया था। ध्वनि विस्तारक जो है यंत्र के स्वीकृति से अधिक उपयोग हो रहे थे। 330 एक सौलरा तिराहा पर दोनों पटरियों पर सपा कार्यकर्ताओं के वाहन इनायत नगर की तरफ आते रहे थे, जबकि रोड शो के दौरान एक साइड से ही अनुमति दिया गया था। इससे वाहन को व्यवस्था में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वाहन के प्रयोग से चुनाव के आदेश का उल्लंघन किया गया है। उप निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 223A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ककरावा बॉर्डर पर एक चीनी नागरिक को घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। कैसे हुई गिरफ्तारी, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के ककरावा बॉर्डर के पास एक चीनी नागरिक को घुसपैठ करते हुए एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 देशों की करेंसी और मोबाइल और इत्यादि सामान बरामद हुए हैं
अब बताते चलें कि ये सुरक्षा एजेंसियां जब इस तरह से 3-3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं बॉर्डर पे, तो कैसे आखिर ये चीनी नागरिक घुसपैठ किया। सोचने की बात यह है कि जब बॉर्डर पे 3-3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से लोग घुसपैठ करते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक मानी जाएगी। जिस तरह से चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 2 देशों की करेंसी और मोबाइल और इतिहास सामान भी बरामद किए गए हैं। ऐसे में वो घुसपैठ कर रहा था। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कुंभ से अयोध्या और अयोध्या से कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन के दावों का पोल खुल गई है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। नगरी प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या राम लला के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। आपको बता दें, अपनों वाहनों के माध्यम से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचने में श्रद्धालुओं को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वाहनों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वाहन निकलने में 2-2, 3-3 घंटे से ज़्यादा लग जा रहे हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में भी जो व्यवस्था यातायात को सुचारू रूप से कराने के लिए की गई थी, वो भी डाल के 3 पात नज़र आ रही है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में जो व्यवस्था यातायात को लिए की गई थी, उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा वाहन सुल्तानपुर में प्रवेश कर गए हैं, जो सुल्तानपुर के बाईपास और शहर से होते हुए टाटिया नगर चौराहे और द्वारिकागंज तक करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है, जिसमें यात्रियों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत पड़ी। यहाँ तक कि स्थानीय जो लोग हैं उन्हें भी अपने साधनों को निकालने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखना ये है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से इस जाम को खुलवाता है, जिससे श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सके। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी नेता बताकर अवैध वसूली करने वाला नईम उर्फ मूली को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ है, पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का रहने वाला नईम उर्फ मूली खुद को भाजपा नेता बताकर लोगों से रंगदारी और अवैध वसूली किया करता था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। रात पुलिस ने उसको घर से ही दर दबोच लिया है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के समाज सेवी राकेश जी। ये भाजपा में नेता बताता है अपने आप को, क्या ये भाजपा में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। ये विषय विचारधारा का है। टेक्निकली अगर तकनीकी उसमें देखा जाए तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है। मिस कॉल मार के कोई सदस्य बन जाए, अपने आप को बता दे, तो अगले विषय भाजपा का से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे कृत्य करने वाले लोग भाजपा में रुकते भी नहीं है, टिकते भी नहीं है, आते भी नहीं। अच्छा, लगातार इस पे रंगदारी के, अवैध वसूली के और सट्टेबाजों से भी इसने महीने बांध रखे। खुद को भाजपा नेता बताता है और फोटो भी इसने चश्मा कर रखा है साथ में। फोटो चश्मा तो आज कट कॉपी पेस्ट की समय चल रहा है। AI टेक्निक है, फोटो खिंचवा लेना एक बहुत सामान्य बात है। मैं भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ। मेरे साथ जो फोटो खिंचवा रहा है वो क्या है, उसका चाल चरित्र, चेहरा कैसा, नहीं कह सकते। ये भाजपा से कहीं कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार का यदि गुंडा माफिया है तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, कि दंडात्मक कार्रवाई होगी और बढ़िया कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता है राकेश जी। इन्होंने बताया कि नईम उर्फ मूली नाम का कोई भाजपा में नेता नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा दे रहा है। और बताया जा रहा है कि पुलिस अब इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है और इसका जो बेटा है चांद, उस पर भी मुकदमे हुए हैं, लेकिन वो फरार चल रहा है। कब तक फरार रहेगा, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। खबर मथुरा से है, जहां थाना वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। बुधवार की देर रात वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई थी
जंग हुई थी, उस जंग में फायरिंग की गई थी। दोनों लोगों की ओर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे व्यक्ति, एक जो राहगीर था, वो घायल हो गया था। इसको लेकर डीआईजी और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मौके पर जो ये घटना हुई थी उसके लिए कई टीमों का गठन किया था, उन अपराधियों को, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए। उसी के चलते जो है कल देवरा घाट के जंगलों में पुलिस की 2 लोगों से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ होने के बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया जाता है। उनके पैर में गोली लगी है और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का साफ तौर पर कहना था कि इसमें जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा और अन्य जो लोग हैं इसमें, उनके लिए भी पुलिस टीमें अभी दबिश दे रही हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर लखनऊ से है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ हुआ है खुलासा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लाकर काटकर करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। बरामद जेवरात में हेरफेर करने का आरोप खाकी वर्दीधारियों पर लगा है। डीसीपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी स्वाट टीम ही भंग कर दी और सभी को लाइन हाजिर करते हुए इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दिया है। दरअसल बीते वर्ष दिसंबर महीने में राजधानी लखनऊ के चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में बिहार गैंग के शातिर बदमाश सेंधमारी कर घुस गए थे। 42 लाखों को काट कर करोड़ों रुपए का जेवरात पार कर दिया था। इस खुलासे के लिए एसटीएफ के साथ साथ राजधानी लखनऊ की पुलिस भी लगी हुई थी। इस ऑपरेशन में कई बदमाशों का एनकाउंटर हुआ था और पुलिस ने लाकर काट कर चोरी किए गए जेवरात को बरामद किया था। लेकिन यहीं पर राजधानी लखनऊ की पुलिस खेल कर गई। बरामद जेवरात में से हेर फेर कर लिया गया। सूत्रों का यह दावा है कि कई किलो सोना स्वाट टीम के पुलिस कर्मियों ने आपस में बांट लिया और इस खुलासे के बाद कई दरोगा और सिपाही छुट्टी पर भी चले गए थे। फिलहाल छुट्टी पर गए दरोगा और सिपाहियों को भी तलब किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर खाकी पर बड़ा आरोप लगा है, यह कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात भी है। देखने वाली बात यह होगी कि अब किस तरह उच्चाधिकारी अपने मातहतों से गायब किया गया सोना बरामद करते हैं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है, जिसको लेकर एक बार फिर बवाल हो गया है। क्या कुछ लिखा गया है होर्डिंग में, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बनने लगी है। सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग सपा नेता प्रदीप सोनकर द्वारा लगाई गई, जिसमें लिखा है, ना राम के नाम पर चंदा चाहिए और ना ही मंदिर का धंधा चाहिए। फिर से एक बार पीडीए की नीति को लेके प्रदीप सोनकर ने होर्डिंग लगाई है। कहीं ना कहीं ये होर्डिंग एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनती नजर आ रही है। प्रदीप सोनकर की लगी होर्डिंग जो सुबह से राजधानी लखनऊ में चर्चाओं का विषय बनती नजर आ रही है। प्रदीप सोनकर जो सपा के नेता हैं, इन्हीं ने एक बार फिर से होर्डिंग लगा के राजनीतिक गलियारों में गर्मी फैला दी है, जो लगातार इस विषय में चर्चा होती नजर आ रही है कि ना राम के नाम पर चंदा चाहिए और ना ही मंदिर का कोई धंधा चाहिए। इस तरह की होर्डिंगें लगातार जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि यह सस्ती पॉलिटिकल
चर्चा पाने का एक साधन बनता जा रहा है, जो लगातार इस तरह की होल्डिंगें जो तमाम राजनीतिक कार्यालय हैं उनके बाहर देखने को मिलती हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की ओर से 81 अवैध अपार्टमेंट को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से विकास प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने 81 जो 2012 में पीआईएल दाखिल की गई थी, उसके क्रम में हाईकोर्ट ने राजधानी लखनऊ के 81 निर्माणों पर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। वहीं एलडीए ने 81 निर्माणों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं पद्मेश कुमार, उनका कहना है कि बहुत जल्द ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं बताया उन्होंने ये भी कि 2012 में जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसके तहत ये आदेश दिए गए हैं, जिसको विकास प्राधिकरण बहुत जल्द अमल में लाएगा। राजधानी लखनऊ के कई ऐसे फ्लाइट हैं, कई ऐसे भवन हैं जिसको ये नोटिस जारी किया गया है, ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण की जो पहली सबसे बड़ी कार्रवाई थी वो अकबर नगर, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को राजधानी लखनऊ में मिल सकती है। 81 निर्माण जिसमें फ्लैट्स और कई बड़े बड़े भवन हैं जिनका ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं और उनको विकास प्राधिकरण से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। खबर दिल्ली से है, जहां यमुना नदी में गंदगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं में है। वही बताते कि आज जिस तरह से यमुना जी के अंदर जिस तरह से गंदगी हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज धरना प्रदर्शन किया और उनको डिटेन भी किया गया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं न कहीं जो वादे कर रहे हैं वो झूठे वादे कर रहे हैं, लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यमुना जी अभी तक कभी साफ नहीं हुई, इस बार फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि इस बार यमुना जी को मैं बिल्कुल साफ सुथरा कर दूंगा, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनके पोस्टर लेकर के यमुना जी के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको डुबकी लगाते हैं और अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिखाते हैं, जिसको लेकर के आज फिरोजा रोड पर यानी कि अरविंद केजरीवाल के आसपास धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का महाकुंभ हादसे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। हादसे में हताहत हुए लोगों के बारे में जानकारी छुपाने का भी बड़ा आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया है और यह भी कहा है कि अब तो साधु संत भी सरकार को कोस रहे हैं। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद के बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे थे। बजट सत्र शुरू होने के पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। कहा कि सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया था, लेकिन खबर जौनपुर से है, जहां कॉलेज के गेट पर दबंगों ने छात्र को गोली मार दी, लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने कॉलेज के गेट के बाहर एक छात्र को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल छात्र की हालत गंभीर देख वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि चंदवक थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज गेट के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि खबर जौनपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के उप निबंधक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। क्या है वो पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। रजिस्ट्री कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया कि जब जमीनी विवाद को लेकर दो भाई आमने सामने हो गए। दोनों भाइयों में जमकर विवाद देखने को मिला। वहीं घंटों दोनों भाइयों का
हाई वोल्टेज ड्रामा देख आसपास की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बताया जाता है कि जौनपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलवा गांव के रहने वाले दो भाई जमीन रजिस्ट्री कराने को लेकर आपस में भिड़ गए। वहीं वायरल वीडियो में मां की ममता भी शर्मसार होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक भाई द्वारा अपने मां को। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की शुरुआत हुई और विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। इस खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी भुवनेश टॉक। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से शुरू हो गया। राज्यपाल ने 11 बजे अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, जो 12:30 पर खत्म हुआ। अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने हंगामा किया। 3 बार अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल के द्वारा हंगामा किया गया। हालांकि एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आश्वासन दिया था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, लेकिन अभिभाषण के दौरान 3 बार हंगामा किया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पूर्ण होने के बाद में दोनों ही दलों के द्वारा टेबल थपथपाकर हालांकि अभिभाषण की प्रशंसा की गई, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब इस सदन में किस तरीके से हंगामा करेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल खबर हापुड़ से है, जहां गांव वाजिलपुर में बूढ़े बाबू की दूज पर मेले का आयोजन किया गया। क्या है ये बूढ़े बाबू, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां आज हम मौजूद हैं हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव वजीलपुर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ बूढ़े बाबू की दौड़ पर मेला लगा हुआ है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। आपको बता दें, इस तालाब की मिट्टी को चमत्कारिक मिट्टी कहा जाता है। कुष्ठ रोग और चर्म रोग पर इस तालाब की मिट्टी को लगाने के बाद कुष्ठ रोग और चर्म रोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 150 सालों से ये मेला यहाँ लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है और पास के सैकड़ों गांव के हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और चर्म रोग और कुष्ठ रोग के लिए यहाँ मिट्टी लेकर जाते हैं और उस मिट्टी का इतना प्रभाव, इतना असर बताया जाता है कि चंद दिनों में ही कुष्ठ रोग और चर्म रोग समाप्त हो जाता है। आप देख सकते। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय के दौरे पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज पहुंचे गोरखपुर। हम आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पे आज गोरखपुर हैं। उन्होंने जो है सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की, नेपाल से आए लोगों का स्वागत भी किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है प्रयागराज में हुई घटना को भी लेकर के समीक्षा बैठक किए अधिकारियों के साथ ही हम आपको तो गोरखपुर जिले में लगभग 4 मौतें प्रयागराज में हुई हैं, इसको लेकर के जो है समीक्षा बैठक भी हुई। साथ ही वहीं लगभग दर्जन भर से लोग ऊपर गोरखपुर से जो है प्रयागराज में गायब हैं, इसकी भी बात आ रही है। अखबारों में खबर छपी हुई है, लेकिन अगर हम वहीं गोरखपुर जिला अधिकारियों की बात करें तो उनके। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।